हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेस पर। मैं हूं अनुराग मिश्रा। कल हम चर्चा कर रहे थे महमूद गजनवी पे। इसके पहले हमने चर्चा की थी मोहम्मद बिन कासिम पर, अरब आक्रमण, फिर हमने तुर्क आक्रमण पर आए थे। महमूद गजनवी पर हमने चर्चा की थी कि कैसे वो 998 ईस्वी में भाई इस्माइल की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। उसके जो पिता थे सुबुक्तगीन, वो अलब्तगीन के दामाद थे और गुलाम भी थे। अलब्तगीन जो थे गवर्नर थे, जो कि खलीफा के अंतर्गत शासन करते थे। तो महमूद गजनवी जब गद्दी पर बैठा तो मैंने आपको यह भी बताया था कल परिचय में कि उसको अल कादिर बिल्ला जो खलीफा थे, उन्होंने उसको जो है नियुक्ति पत्र प्रदान किया था, उसके शासन को राजनीतिक मान्यता प्रदान की थी और उसे दो उपाधियां दी थी, यामिन उल मिल्ला, यामिन उद दौला, मुसलमानों का संरक्षक और साम्राज्य का दाहिना हाथ। इस उपलक्ष्य में उसने भारत में हर वर्ष 17 बार आक्रमण उसने किए थे ऐसे करके, और हर वर्ष शपथ खाई थी कि वो भारत पर आक्रमण करेगा। हेनरी इलियट कहते हैं इतिहासकार कि उसने ऐसा इसलिए कहा था कि अपने पिता की विजयों से प्रेरित होकर उसने ऐसा कहा था। हेनरी इलियट ये कहते हैं। तो कल हमने आपको ये बताया था कि आज हम चर्चा करेंगे कि उसने जो 17 बार आक्रमण किए थे, हम प्रमुख आक्रमणों को देखेंगे। उसने और भी ऐसे छोटे छोटे आक्रमण किए थे जो कि हमारे काम के नहीं है, एग्जाम के हिसाब से हम मुख्य आक्रमणों पर चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं कि गजनवी के 17 आक्रमण। गजनवी के प्रमुख आक्रमण। थोड़ा सा मैं मैप बना दे रहा हूं आपको ताकि अभी बीच में अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें मुल्तान आएगा, चिनाब नदी से लेके हिंदू कुश पर्वत तक। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो सिंध शासन था, नीचे जो था मुसलमानों का शासन था, मुस्लिम शासन था, ऊपर हिंदू शाही राजा जयपाल का शासन था। जयपाल जो थे कहां से शासन था कि चिनाब नदी से लेकर हिंदू कुश पर्वत तक, जो पाकिस्तान के ऊपरी हिस्सा है। चिनाब नदी जो कि पाकिस्तान के चिनाब नदी से, और जस्ट उसके नीचे मुल्तान है जो कि रावी नदी निकलती है मुल्तान से, वहां शासन था, मुस्लिम का शासन था। तो थोड़ा सा मैं इंडिया मैप बना दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम चर्चा करेंगे तो उन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इंडिया का मैप बना के मैं आपको उसको समझा देता हूं। पाकिस्तान अफगानिस्तान आएगा उसमें, है ना। ये लगभग हम इतना ही अभी हमारे काम का है, हम अभी उसी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि जानते हैं ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र नीचे, ये पंजाब है। पंजाब ये वर्तमान का अभी अपने पास है। यहां है मुल्तान, ये है मुल्तान। मुल्तान से कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी। यही है चिनाब नदी, ये चिनाब नदी है, और ये है हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत अगर आप एटलस में देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा। चिनाब, रावी नदी, झेलम, सतलुज, ये नदी है। जब आपको मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें आगे आपको बताऊंगा। तो ये मुल्तान है, ये मुल्तान का क्षेत्र है। यहां शासन था मुस्लिम शासन, किसका था? दाऊद का। दाऊद का शासन था। और ये चिनाब से लेके हिंदू कुश पर्वत तक जिसका शासन था वो था राजा जयपाल। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये हिंदू था। ठीक है, ये अपन को अभी समझ में आएगा। अब मैं आगे चर्चा करूंगा, ये आपकी हेल्प के लिए हो गया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। जब आप एटलस लेके रखेंगे सामने तो आपको बेहतर तरीके से और भी समझ में आएगा। अब इसकी हम आक्रमणों की चर्चा करेंगे, किसने जो आक्रमण किए थे। सन 1000 में 998 में ये गद्दी पर बैठा था। कहां की गद्दी पर बैठा था? गजनवी पर, गजनी जो कि अफगानिस्तान में है। तो गद्दी पर बैठा 1000 में प्रथम आक्रमण इसने किया। 1000 ईस्वी में
इसने आक्रमण किया किस पर? जयपाल पर आक्रमण किया। तो हिंदू राजा था ये, जयपाल पर आक्रमण किया। जयपाल पराजित हो गया। इसके पहले मैंने कल भी आपको चर्चा की करके बताया था कि उसमें सुबुक्तगीन ने भी पहले इस पर आक्रमण किया था, जयपाल पर। अब जयपाल पर आक्रमण जो कर रहा है वो महमूद गजनवी भी कर रहा है। तो 1000 में सबसे पहले उसने जयपाल पर ही आक्रमण किया। जैसा कि अभी हम बताएंगे आपको कि धर्मांतर के आधार पर वो जो है आक्रमण करता था, क्योंकि ये हिंदू थे, वो मुस्लिम था। आगे मैं आपको बताऊंगा कि खुद उसके दरबारी कवि कह रहे हैं कि वो इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाह रहा था। इतिहासकारों ने भी उसको जो ढूंढ के जब निकाला और उसको पता लगाया गया तो उसका यही उद्देश्य था, छुपा हुआ उद्देश्य था। तो जयपाल को पराजित किया। दूसरा 1000 में ये किया, और 1001 में ईस्वी में 1 साल बाद फिर जयपाल पराजित किया। तो मैं अगर ये लिख दूं पुनः जयपाल पराजित, इस बार जयपाल को पराजित करके बंदी बना लिया गया, बंदी बनाया। अब बंदी बनाने के बाद, बंदी बनाया तो कोई उद्देश्य ही रहा, तो उसने 25 हाथी, 2.5 लाख दिनार, दिनार मतलब मुद्रा थी उस समय, 2.5 लाख दिनार लेकर जयपाल को मुक्त कर दिया। ठीक है, ये पुनः आक्रमण किया था 2 बार। एक बार पिताजी ने कर दिया था। जयपाल कहां है? चिनाब नदी से लेकर हिंदूकुश पर्वत के बीच में रहता था। ये उसका शासन था। उद्भांडपुर वहिंद इसकी राजधानी थी। ये दाऊद का शासन था। अब हुआ क्या कि जयपाल जब एक ही वंश से, एक ही खानदान से बार बार हार रहा था, तो ये जो है ना, जयपाल जब बंदी बनाया गया और जब मुक्त उसने कर दिया, छोड़ दिया, तो जयपाल जो है ना, शर्म के मारे उसने आत्महत्या कर ली। जयपाल ने आत्महत्या कर ली। तो सीधी सी बात है कि जयपाल जब आत्महत्या कर लेगा तो कोई दूसरा ही बचेगा, जयपाल का शासन तो बचेगा नहीं। तो अभी मैंने आपको ये जयपाल बताया था। अब जयपाल समाप्त हो गया, आत्महत्या कर ली, अब कौन बचेगा? तो मैं अभी यहां लिख देता हूं। अब उसका पुत्र आ जाएगा आनंदपाल। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब आनंदपाल आ गया। फिर 1001 में कर दिया। अब 1005 में ईस्वी में इसने दाऊद पर आक्रमण किया। 1005 ईस्वी में दाऊद पर आक्रमण किया। अब दाऊद पर आक्रमण किया तो कहां किया? मुल्तान में। मुल्तान में तो दाऊद ने आनंदपाल से सहायता मांगी। दाऊद ने आनंदपाल से सहायता मांगी। गजनवी थोड़ा हट धर्मिता का था, हठी व्यक्ति था। उसके खिलाफ जो भी जाता था पहले वो उसका निराकरण करता था, उसके बाद में कोई दूसरी चीज देखता था। तो जब दाऊद ने इससे सहायता मांगी तो महमूद गजनवी चढ़ गया, ये सहायता करने को तैयार था। तो फिर दाऊद को ना करके आक्रमण, पहले आनंदपाल पर आक्रमण किया। तो 1005 ईस्वी में दाऊद पर आक्रमण, लेकिन मुल्तान पर करने के बाद फिर आनंदपाल पर आक्रमण किया। आनंदपाल पर आक्रमण, अब आनंदपाल पर भी आक्रमण चालू हो गए। इसके बाद फिर आने के बाद फिर दाऊद को पराजित किया। दाऊद को पराजित किया। दाऊद पर आक्रमण, सहायता मांगी तो आनंदपाल पर आक्रमण, फिर वापस आके दाऊद को उसने पराजित किया। 1005 पे ये हो गया। अब 1006 और 7 में भेड़ा को लूटा। 1006-7 में उसने भेड़ा को लूटा। 1007-8 आनंदपाल पर आक्रमण कर दिया था। अब फिर आनंदपाल पर आक्रमण कर रहा है। 1006-7 में भेड़ा को लूटा। अब 1007-8 में 2 बार आक्रमण किया आनंदपाल पर। 2 बार आनंदपाल पर आक्रमण। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी राजधानी थी वहिंद, उद्भांडपुर।
उस समय राजधानी थी उदभांडपुर, उदभांडपुर वहिंद, है ना। इसको लूटा। आनंदपाल पर आक्रमण 2 बार, 1007-8 में वहिंद उदभांडपुर जो राजधानी थी इसको उसने लूटा। अब जो है 1008-9 में थानेश्वर पर आक्रमण किया, यहां मुंबई पर थानेश्वर पर आक्रमण किया 1008-9 में। 1008-9 में थानेश्वर पर आक्रमण किया। ये प्रमुख आक्रमण है। 1000, 1001, 5 दाऊद पर आक्रमण, 6-7 बेड़ा को लूटा, 7-8 में 2 बार आनंदपाल पर आक्रमण किया, 1008-9 पर थानेश्वर बॉम्बे, जिसमें सबसे पहले हमला यही हुआ था प्रारंभिक आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम के पहले, ये वही थानेश्वर है। 1008-9 पर यहां आक्रमण किया। अब 1014-15 में, 1014-15 में और 1021 में भी इसी जगह पर, तो कहां किया? कश्मीर पर आक्रमण किया, कश्मीर पर आक्रमण किया। परिणाम क्या निकला? आंशिक सफलता मिली, पूरी सफलता नहीं मिली, आंशिक सफलता मिली। 1021 में भी यहां आक्रमण किया था कश्मीर पर, आंशिक सफलता मिली। शासन यहां कौन कर रहा था? रानी दिद्दा। उस समय शासक यहां की थी रानी दिद्दा, शासन कर रही थी। रानी दिद्दा यहां शासन कर रही थी, जम्मू कश्मीर पर यहां शासन कर रही थी। अब 1014-15 हो गया, 1021 हो गया। अब 1018-19 पर कन्नौज पर आक्रमण किया, मथुरा वृंदावन पर आक्रमण किया। 1018-19 पर मथुरा वृंदावन के मंदिरों को लूटा। कन्नौज में भी मंदिरों को लूटा। जैसा कि अभी मैंने बताया था, धर्मांध प्रवृत्ति का था, उसका काम ही यही था कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। आगे आपको मैं बताऊंगा उसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, उससे आपको पता चलेगा। मथुरा वृंदावन के मंदिर और कन्नौज में भी मंदिरों को लूटा। उस समय कन्नौज पर जो शासन कर रहा था वो राज्यपाल था, पाल वंश के राज्यपाल थे। राज्यपाल किसके अंतर्गत शासन करते थे? ये विद्याधर, जो चंदेल राजा थे विद्याधर, कालिंजर इनकी राजधानी थी। जो छतरपुर पर शासन था, बुंदेलखंड पर जो शासन था ना चंदेल राजाओं का, वो विद्याधर के अंतर्गत शासन कर रहे थे राज्यपाल। जब महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो राज्यपाल युद्ध किए बिना ही भाग गए। अर्थात अगर हम कहें तो इन्होंने युद्ध नहीं किया, नगर को लुटने दिया। इससे क्या हुआ कि विद्याधर नाराज हो गया। कौन? चंदेल राजा, जिन्होंने कदरिया महादेव मंदिर बनाया है। जब मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करेंगे तब हम आपको पढ़ाएंगे उसमें। तो विद्याधर नाराज, इसकी हत्या कर दी, राज्यपाल की हत्या कर दी। तो आप समझ रहे होंगे कि विद्याधर कितने अच्छे व्यक्ति थे, कि इनको चिंता थी कि मंदिर अंदर। अभी हम आपको बताएंगे विद्याधर कितने अच्छे व्यक्ति थे। 1018-19 में मथुरा वृंदावन कन्नौज पर मंदिरों को लूटा, राज्यपाल शासन कर रहे थे, युद्ध किए बिना ही भाग गए। तो विद्याधर नाराज हो गए और उन्होंने राज्यपाल की हत्या कर दी। अब 1019-20 में इसी 20 के बाद 21 पर कश्मीर पर फिर से उसने आक्रमण किया था, जो कि मैंने पहले बता दी। 1019-20 पे ग्वालियर पर आक्रमण किया, ग्वालियर पर आक्रमण किया। राजा कौन थे? कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह इस समय राजा थे, पराजित हो गए। 1019-20 में ग्वालियर पर किया और कालिंजर पर भी आक्रमण कर दिया, कालिंजर पर भी आक्रमण कर दिया। अभी मैंने आपको बताया कि विद्याधर की राजधानी कहां थी? कालिंजर। शासन कौन कर रहा था? विद्याधर।
राज्यपाल युद्ध किए बिना ही भाग गया था, इसलिए विद्याधर ने राज्यपाल को मरवा दिया। जब कालिंजर पर आक्रमण किया, विद्याधर को रहना था, तो विद्याधर भी युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए, ये भी भाग गए। मतलब दूसरे को उन्होंने मरवा दिया, परंतु उनके ऊपर जब आई तो वो भी भाग गए और वो सही था। तो ये कालिंजर पर आक्रमण किया, विद्याधर भी युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए, युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए। अब 1025 में, अब ये आ नहीं रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपको आगे बताता हूं। एक 1025-26 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। इंपॉर्टेंट है, ये डेट पूछी जाती है। बहुत खजाना लेके गया था यहां से महमूद गजनवी। 1025-26 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा, आक्रमण, लूटा। और ये भी पूछा जाता है कि यहाँ उस समय शासन कौन कर रहे थे, तो भीम प्रथम यहाँ के शासक थे 1025-26 में। फिर 1027 में सिंध में, ये सिंध की बात है, सिंध में जाटों के विरुद्ध अभियान किया। जाटों के विरुद्ध अभियान किया। किसने किया? गजनवी ने। रुकता ही कहां था वो, जैसा कि मैंने अभी बताया था, हर वर्ष आक्रमण करने की शपथ खाई थी। अब शासन आपको बता दूं कि 998 में गद्दी पर बैठा और 1030 में उसकी मृत्यु हो गई थी। अगर हम बताएं 1027 में ये अंतिम अभियान था जाटों के विरुद्ध, तो सोचो कि 30 साल में लगभग उसने 17 आक्रमण किए, तो कितनी फुर्सत में बैठा होगा वो। सिंध में जाटों के विरुद्ध अभियान किया। ये जाट कौन थे, इनके विरुद्ध क्यों आक्रमण कर रहा था कि जब सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तो जब वापस आ रहा था 1025-26 में, तो इन्होंने रास्ता रोका था, आक्रमण किया था महमूद गजनवी पर। तो महमूद गजनवी, जैसा कि मैंने बताया था, हठी व्यक्ति था, उसके विरुद्ध जो भी खड़ा होता था पहले वो उसको समाप्त करता था। तो जाटों के विरुद्ध अभियान किया था 1027 में, बस ये था अंतिम। और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। मैंने आपको मोहम्मद बिन कासिम का भी बताया था कि कैसे सुलेमान आया था, तो उसके बाद हज्जाजी गवर्नर का जो दामाद था मोहम्मद बिन कासिम, तो हज्जाजी से शत्रुता थी, तो मोहम्मद बिन कासिम से भी शत्रुता थी, तो मोहम्मद बिन कासिम मारा गया। फिर कैसे अलख्तगीन ने गजनवी वंश की स्थापना की, उसके दामाद सुबुक्तगीन आया, सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी ने छोटे भाई इस्माइल की हत्या करके 998 पर गद्दी पर बैठा, और महमूद गजनवी ने ये सब किया और इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद थोड़े छोटे छोटे शासक आते रहे, लेकिन वो प्रभाव नहीं बना पाए जो प्रभाव महमूद गजनवी ने बनाया था। अगर हम इतिहास में और भी देखें तो जो प्रभाव अकबर का रहा है, बाबर का रहा है, हुमायूं का रहा है, औरंगजेब का रहा है, तो वो प्रभाव शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाहरन नीला, बहादुर शाह जफर का नहीं रहा है। तो हर कोई वैसा नहीं होता है जैसे वो उनके पूर्वज रहते हैं। तो महमूद गजनवी के 1030 में मृत्यु हो गई। तो जैसे मैंने मोहम्मद बिन कासिम का बताया था कि उसके आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा था, कि उसने ऊंट लेके आया था, खजूर की खेती उसने प्रारंभ की थी, जजिया कर को शुरुआत किया था। ऐसे तो महमूद गजनवी आया था, तो उसने भी कुछ ना कुछ किया होगा। तो उसके आक्रमण का क्या प्रभाव था, क्या उद्देश्य था, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। मुख्य मुख्य बातों पर अभी मैंने चर्चा की, इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये भी मैं बता देता हूं। गजनवी के आक्रमण का प्रभाव। अब हम पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या था। इतिहासकार जाफर के अनुसार, इतिहासकार
जाफर के अनुसार, इतिहासकार जाफर कहते हैं कि उसका उद्देश्य धन लूटना था, उसका उद्देश्य धन लूटना था। तो धन लूट के क्या करना था कि मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। इतिहासकार जाफर कहते हैं महमूद गजनवी के लिए जब उसने आक्रमण किया कि उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था धन लूटना, मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। क्योंकि उस समय मंदिरों में बहुत हीरे जवाहरात रहते थे, बहुत संपत्तियां रहती थी, भूमि उपजाऊ थी, अच्छी खासी धन संपदा थी, लोग धन में से मतलब उच्च जाति के जो लोग थे धनाढ़ थे, तो इन्हीं सब चीजों को लूट के विशाल साम्राज्य की स्थापना करनी थी। ये तो इतिहासकार कहते हैं। इतिहासकार तो बाद में हुए हैं, उन्होंने सभी इतिहासों को पढ़ के और उनकी मुख्य मुख्य बातों को समझ के ही ये कंक्लूजन निकालते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया था। अब इसके ही कवि साहित्यकार उतबी, उस समय इसके पास रहते थे, दरबारी कवि थे, वो खुद कहते हैं, दरबारी कवि उतबी उस समय इसके साथ भारत आए थे, दरबारी कवि उतबी कहते हैं कि इसका जो उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। और बुत परस्ती, बुत परस्ती, अब आप सोच रहे होंगे ये बुत परस्ती क्या है। बुत परस्ती अरबी इसको तुर्क भाषा में कहते हैं। तो बुत परस्ती किसको कहते हैं, मूर्ति पूजा को, मूर्ति पूजा को बुत परस्ती कहते हैं तुर्की भाषा में। तो दरबारी कवि उतबी के अनुसार इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था और बुत परस्ती मूर्ति पूजा को रोकना था। अगर हम इस्लाम में कहें तो पैगंबर मोहम्मद साहब भी जो है ना एकेश्वरवादी थे। एकेश्वरवाद उनका आधार था कि एक ही ईश्वर है, वो है अल्लाह। वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। दरबारी कवि उतबी के अनुसार इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था, बुत परस्ती मूर्ति पूजा को रोकना था। इसी उपलक्ष्य में उसने, ये जो इसका मेन उद्देश्य था, अब कहें तो इसी उपलक्ष्य में उसने गाजी, गाजी मतलब काफिरों का कातिल। काफिर मैंने बताया था आपको, हिंदू बौद्ध जैन शामिल, काफिरों का कातिल, गाजी काफिरों का कातिल। और बुत शिकन, बुत शिकन मूर्ति भंजक, मूर्ति को तोड़ने वाला उपाधि इसने धारण की। इस उपलक्ष्य में जो इसने ये काम किए थे, इसी उपलक्ष्य में उसने गाजी काफिरों का कातिल, बुत शिकन मूर्ति भंजक। इसके पहले मैंने बताया था उसको यामीन उल मिल्ला, यामीन उद दौला की उपाधि मिली थी, दो और मिली थी जो कि उसने खुद धारण की थी। गाजी काफिरों का कातिल, बुत शिकन मूर्ति भंजक की इसने उपाधि ली थी। मैंने बताया था अभी जब मुल्तान पर शासन था तो दाऊद को पराजित कर दिया था। तो मुल्तान पर शासन कर लिया था। मुल्तान को अगर अपन लेके चलें और जब अपन इंडिया बॉर्डर पर आते हैं तो पंजाब पास ही में है, पंजाब बॉर्डर पास में है। अगर राजस्थान का गंगानगर देखें ऊपर जो उत्तरी जिला है, फिर पंजाब स्टार्ट हो जाता है भटिंडा जो उसका दक्षिणतम जिला है पंजाब का। और मुल्तान लें तो सीधी रेखा खींचें तो मुल्तान से आते हुए अपन पंजाब में एंटर करेंगे। तो आप एटलस में देखा, आपको समझ में आएगा। तो उसने मुल्तान और उस समय पंजाब अलग अलग तो थे नहीं, ये तो वर्तमान में अलग, पाकिस्तान भारत। तो मुल्तान और पंजाब पर स्थायी साम्राज्य स्थापित किया, स्थायी साम्राज्य स्थापित, सीधी सी बात है, स्थायी साम्राज्य स्थापित किया। तो किसके हाथ में सौंपा, तो हिंदू सेनापति, उसका वफादार था हिंदू सेनापति तिलक को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। हिंदू सेनापति तिलक को जो है ना उसने ये सौंपा था, क्या, मुल्तान और पंजाब। क्या आप इसको देखिए, भारत में उसने
दिरहम मुद्रा का प्रचलन करवाया। मुद्रा जो सिक्के रहते हैं उसके दो तरफ पट रहते हैं, एक पट में उसने अरबी भाषा में अमीर महमूद लिखवाया था। अमीर महमूद खुद को लिखवाता था, अमीर महमूद लिखवाया था। और दूसरी संस्कृत भाषा में, संस्कृत देवनागरी लिपि में, जो कि अपन लिखते हैं चिन्ह होती है लिपि, देवनागरी लिपि में संस्कृत में मुद्रा लेख, जितने की मुद्रा उसका चिन्ह रहता था वो लिखवाता था। ये महमूद गजनवी के बारे में इतना था इंपॉर्टेंट। अब गजनवी के समय, इसके समय कवि और साहित्यकार भी इसके राज्य में रहते थे। तो कौन कौन रहते थे वो भी इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कवि एवं साहित्यकार, जो कि इसके साथ भारत भी आए थे जब इसने आक्रमण किया था, इसके साथ ही थे, वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। बाद में जब अपना मध्यकाल समाप्त हो जाएगा तो मैं इकट्ठे लिखवा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा इनको भी पढ़ते चलेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। कवि एक थे अलबरूनी, इसके समय अलबरूनी की जो किताब थी किताब उल हिंद, एमपीपीएससी में भी पूछे जाते हैं। किताब उल हिंद अलबरूनी की थी। फिरदौसी की जो थी शाहनामा, फिरदौसी की शाहनामा थी। और उतबी जो कि अभी मैंने बताया था कि उसने बताया था कि उसका जो उद्देश्य था ना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। उतबी की जो पुस्तक थी तारीख यामिन, किताब उल यामिन, उतबी की थी। अब था वैहाकी, तारीख ए सुबुक्तगीन, अलबरूनी की किताब उल हिंद, वैहाकी तारीख ए सुबुक्तगीन कौन थे? इसके पिताजी थे महमूद गजनवी के, तो उसकी चर्चा की थी वैहाकी। एक और थी निजाम उल मुल्क तौसी, इसकी थी सियासतनामा। ये सारी पूछी जाती है बातें, ये हमें पता होना चाहिए। महमूद गजनवी 1030 में मृत्यु हो गई। छोटे छोटे शासक आए, वो कोई खास प्रभाव अपना बना नहीं पाए। तो जब खास प्रभाव नहीं बना पाते हैं तो उसी में से ही कोई एक व्यक्ति ऐसा निकल के आता है जो साहसी और जो पराक्रमी का जो है ना बल रखता है और उसका स्वामी होता है। तो उसके बाद वो अपना प्रभाव बनाता है। जैसे मोहम्मद गौरी अब इसके बाद आए, जैसे मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी, अब मोहम्मद गौरी आए। तो मोहम्मद गौरी का भी कुछ रहा होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या रहा। तो हम उसके परिचय पर देखेंगे। मोहम्मद गौरी के अपन परिचय में देखेंगे। मोहम्मद गौरी के परिचय में अगर अपन देखेंगे कि 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। तो महमूद गजनवी के बाद क्या हुआ कि गजनी, अफगानिस्तान का जो गजनी राज्य है, वहां आसपास क्षेत्रों में भी इसने जो है लोगों को सामंत बना लिया था। तो गजनी जब महमूद गजनवी ही नहीं रहा तो धीरे धीरे प्रांत जो है ना स्वतंत्र होने लग गए। जैसे अगर हम कहेंगे केंद्र में दिल्ली सरकार है, उसकी पकड़ है हर राज्यों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगर हमारी सरकार ही मजबूत नहीं रहेगी, लोग हल्के मिलेंगे, तो केंद्र और राज्य की लड़ाई होने लगती है। तो गजनवी इस प्रकार से, जैसे अगर दिल्ली में ही कोई एक केंद्रीय सत्ता ना रहे तो क्या होगा, राज्य अपने अपने बना लेंगे, अपने अपने नेशनलाइज, अपने अपने विदेशों से संबंध रखने लग जाएंगे। तो इसी प्रकार से तो जो गजनी पर शासन था, तो साम्राज्य क्या होने लगा कि जब शासक प्रभाव नहीं बना पाए महमूद गजनवी के बाद, तो धीरे धीरे जो और प्रांत थे वो स्वतंत्र होने लग गए। तो गजनी पर अधिकार था महमूद गजनवी के बाद। महमूद
गजनवी की मृत्यु के बाद क्या हुआ, साम्राज्य का विघटन हुआ। सीधी सी बात है कि अब उन पर कोई कानून शासित करने वाला नहीं रहा, तो वो तो विघटित हो गई, अपने आप में स्वतंत्र होंगे। तो महमूद गजनवी की मृत्यु हुई, साम्राज्य का विघटन होने लग गया। तो गजनवी जो प्रांत था, गजनवी के अन्य प्रांत, अन्य प्रांत मतलब राज्य, प्रांत स्वतंत्र होने लग गए, स्वतंत्र होने लगे। तो जैसे काबुल, कंधार है, हेरात है, गजनी है, इसी प्रकार से एक उस समय गोर प्रांत हुआ करता था गजनवी से। तो इसी प्रकार से गोर प्रांत, गोर प्रांत, गोर प्रांत में गयासुद्दीन नाम के व्यक्ति ने संसवनी वंश की स्थापना की, संसवनी वंश की स्थापना की। तो संसवनी वंश की स्थापना की, गोर प्रांत में संसवनी वंश की स्थापना की। किसने की? गयासुद्दीन ने। ये गयासुद्दीन नाम का व्यक्ति था, इसने संसवनी वंश की स्थापना की। गजनी से ही स्वतंत्र हुआ था गोर प्रांत, उसी गोर प्रांत में संसवनी वंश की स्थापना की गयासुद्दीन ने। लेकिन इस समय जो था गजनी पर अधिकार था, गजनी के और भी जो शासक रह गए थे महमूद गजनवी के बाद, उनका शासन था। धीरे धीरे गोर प्रांत स्वतंत्र हुआ। अब जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा निकलता जो साहसी पराक्रमी है, वो उन पर भी जो है शासित होने लगता है जो उसको कमजोर समझते थे। तो धीरे से क्या हुआ कि इसने 1173 में, अभी जैसे 1030 में मृत्यु, अब ये समय धीरे धीरे करके 1173 आ गया। 1173 पर इसने स्वयं खुद, जो गोर प्रांत स्वतंत्र हुआ था, इसने गजनी पर अधिकार कर लिया, गजनी पर अधिकार कर लिया, गजनी पर अधिकार कर लिया। एक समय ऐसा था कि ये गजनी ही गोर प्रांत, काबुल, कंधार, हेरात पर शासन करता था, यही गजनी, अलब्तकीन, सुबुक्तकीन, महमूद गजनवी। लेकिन जो और जो शासक आए वो प्रभाव नहीं बना पाए। तो वो प्रभाव नहीं बना पाए तो इसी गोर प्रांत जो है स्वतंत्र हुआ। महमूद गजनवी के बाद संसनी वंश की स्थापना की गयासुद्दीन ने। फिर 1173 में खुद गजनी पर अधिकार कर लिया, जो कि गजनी खुद शासन करता था, इसी गजनी पर अधिकार कर लिया। तो ये गयासुद्दीन ने क्या किया, जब शासन कर लिया तो इसने पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान के और पश्चिम में अगर अपन जाएं तो ईरान, इराक, उधर पर भी शासन करना चाहता था। पश्चिम एशिया और मध्य एशिया पर ध्यान केंद्रित किया, ध्यान इसने केंद्रित किया। गजनी पर शासन, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया पर ध्यान केंद्रित किया। पश्चिम नहीं, ये पूर्व है, पूर्व एशिया, पूर्व में जाएंगे तब अपना होगा पूर्व, पूर्व और पश्चिम। पश्चिम पे उधर जाएंगे इराक, ईरान में, तब वो शासन करेगा। पूर्व में जो है इसने अपने भाई मोहम्मद गौरी, इसका सगा भाई था गयासुद्दीन का, मोहम्मद गौरी को पूर्व विस्तार के लिए, पूर्व विस्तार कहां? पंजाब, कश्मीर, नीचे आते जाएंगे महाराष्ट्र, गुजरात, और उधर जाएंगे बंगाल। उस समय गुर्जर प्रतिहार हुआ करते थे, चंदेल हुआ करते थे, परमार हुआ करते थे, इन सब का शासन था। जैसे अपने ऊपर और अगर जाएंगे कालिंजर था, कश्मीर पर, बंगाल में पाल वंश का शासन था। तो इस प्रकार से इसको पूर्व विस्तार के लिए गयासुद्दीन ने मोहम्मद गौरी को भेजा, इसका सगा भाई था, और खुद जो है मध्य एशिया और पश्चिम एशिया पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। तो पूर्व एशिया में इसने मोहम्मद गौरी को भेजा। मोहम्मद गौरी आ गया 1175 से लेकर 1206 तक इसने विभिन्न आक्रमण किए। मोहम्मद गौरी ने को भेजा
1175 से जिसने 1206 तक विभिन्न आक्रमण किए। 1175 पे ही ये खैबर दर्रा, गोमल दर्रा से होते हुए सबसे पहले इसने गुजरात पर आक्रमण किया था। भीम द्वितीय का शासन था, माँ नायका देवी उसकी शासन कर रही थी। मोहम्मद गौरी आकर पहले आते ही से ही हार गया था, तो ये मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। फिर उसने जो है 1191 में युद्ध किया था। तो आगे अगर हम आएंगे तो चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। मोहम्मद गौरी को भेजा 75 से 1206 तक इसने विभिन्न आक्रमण किए। कल हम आक्रमणों की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू।